Welcome everybody to this new lecture of our paper number first mechanics. Today we will discuss about some new concepts related to mechanics, and in today's lecture we will discuss about geostationary, geosynchronous and about polar satellite, and we'll talk about some GPS system, the global positioning system. But our first target to accomplish this geostationary, geosynchronous and polar satellite theory or principle of these satellite orbiting around the Earth surface. So let us start it. हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे कि हमारे पास मेनली तीन तरह के ऑर्बिट्स हैं. एक पहला ऑर्बिट है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, सेकंड को हम कहते हैं इंक्लाइंड ऑर्बिट, और तीसरा हमारे पास ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट. देखिए, जो पृथ्वी के इक्वेटर से होके जाए उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट. और इक्वेटोरियल ऑर्बिट को अगर आप इस तरह पेन के हिसाब समानांतर समझें, पैरेलल समझें, पेन से पैरेलल समझें, और इसको आप थोड़े से किसी एंगल पे इंक्लाइंड कर दीजिए इस तरह से, तो इस लाइन में जो ऑर्बिटिंग होगी या जो ऑर्बिट होगा अराउंड द अर्थ सरफेस उसको कहेंगे हम इंक्लाइंड ऑर्बिट. और चूंकि आप ये जानते हैं कि अर्थ के दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एक दूसरा नॉर्थ पोल, जो पोल से होकर गुजरे ऐसे ऑर्बिट को हम पोलर ऑर्बिट कहते हैं. ये बात हम पिछले लेक्चर में भी कर रहे थे. ओके, अब हमें समझना है जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट के बारे में. ओके, तो पहले बात कर लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर. देखिए, जियो स्टेशनरी यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी या इस तरह के ग्रह से, और सैटेलाइट स्टेशनरी का मतलब स्थिर. जियो भू, स्टेशनरी स्थिर, सैटेलाइट को तो सैटेलाइट ही बोलना ठीक रहेगा, उपग्रह भी आप बोल सकते हैं. तो भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो भू स्टेशनरी स्थिर सैटेलाइट उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह. तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी से स्थिर दिखाई दें, ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं. पृथ्वी की विशेषता के बारे में आई होप कि आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो दो तरह से रोटेट करते हैं. एक को हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, दूसरे को कहते हैं स्पिन मोशन. ओके, अब ऑर्बिटल मोशन जो अर्थ का है वो सन के अराउंड है. जैसे कैप्लर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन हम अभी स्टडी करके आए हैं, तो आपने वहां देखा कि किस तरह से अर्थ सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करती है और 365 डेज का टाइम लेती है, जो कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आप इसे कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन. ओके, तो ये जो टाइम पीरियड दैट इज 365 डेज, ये टाइम लेती है पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में, और इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं. तो ये जो मोशन है अर्थ का, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ. क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ. यानी आप इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि अर्थ दो तरह का मोशन करती है. पहला, अगर मान लीजिए ये इलेप्टिकल पाथ है जिसे अर्थ फॉलो करती है, और यहाँ कहीं सूर्य है, सन है, at one focus of this elliptical path according to Kepler's law of planetary motion. और अर्थ क्या करती है, यहाँ पे इस इलेप्टिकल पाथ को फॉलो करती है और अपनी एक पोजीशन से वापस उसी पोजीशन पे आने में 365 डेज का समय लेती है, जो एक साल के, पृथ्वी पर एक साल के बराबर माना जाता है. और ये जो समय है वो हर ग्रह के लिए अलग अलग है. तो ये जो मोशन है पृथ्वी का अराउंड द
सन या ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ, इसको आप कह सकते हैं ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब पृथ्वी ऑर्बिटल मोशन के अलावा स्पिन मोशन भी करते हैं, यानी अगर मैं यहाँ बड़ी सी एक फिगर ड्रॉ करूं केवल पृथ्वी के लिए, तो आप इस तरह से आप इसको मान सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो अर्थ ये है और ये अपनी ही स्पिन पे, अपनी ही अक्ष पे, अपनी ही एक्सिस पे स्पिन मोशन करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और ये जो स्पिन मोशन है, ये जो अपनी अक्ष पे मोशन है, इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। यानी एक बहुत जर्नल सा क्वेश्चन साइंस में बनता है कि मौसम परिवर्तन किस वजह से होते हैं और जो रात और दिन है वो किस वजह से होते हैं। तो मौसम जो परिवर्तन होते हैं वो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से होते हैं, इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से होते हैं। ओके, जब पृथ्वी सूर्य से दूर रहती है तो यहाँ जिस पृथ्वी से दूर रहती है, सूर्य से दूर रहती है, तो यहाँ सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम रहता है। और जैसे जैसे ये पास आती है वैसे वैसे सर्दियाँ पृथ्वी पर आती हैं। मौसम परिवर्तन का जो कारण है वो पृथ्वी का ऑर्बिटल मोशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब दूर रहती है, ये सोचने में थोड़ा सा कि अपोजिट लगता है कि कैसे जब सूर्य से दूर रहेगी तो यहाँ तो सर्दियाँ होनी चाहिए थी पृथ्वी पर। अगर आप इसे ये सन है और इसको आप अर्थ कंसीडर करें और ये सूर्य के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन अगर कर रही है तो ये होना ये चाहिए था। जैसे हमें फिजिकली सेंस में समझ में आता है कि जब जब सूर्य से पृथ्वी बहुत ज्यादा दूर है तो पृथ्वी पर सर्दियां होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं, सर्दी का मौसम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है जब पृथ्वी से दूर रहती। इसका कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री जो इंक्लाइनेशन है अपनी अक्ष पर पृथ्वी का झुका रहना, वो इसका एक कारण है। और जब पृथ्वी वापस सूर्य के नजदीक रहती है, पेरिहीलियन एपिहीलियन आपने 2 पोजीशन पढ़ी होंगी अर्थ की, तो जब पृथ्वी सूर्य के पास आती है तो पृथ्वी पर सर्दियां होती हैं और जब दूर रहती हैं तो गर्मियां होती हैं। ये ऑर्बिटल मोशन, यानी जो पृथ्वी का जो ऑर्बिटल मोशन है वही रीजन है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का। और अपने अक्ष पर स्पिन करती है ऐसे ऐसे, जैसे इस पेन को मैं स्पिन कराऊं ऐसे 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 ऐसे, अपने ही अक्ष पर जब पृथ्वी स्पिन करती है अपने ही अक्ष पर, तो इसकी वजह से डे नाइट की जो फिनोमिना है, रात दिन का होना, इस पृथ्वी के स्पिन मोशन की वजह से होता है। तो पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 2 तरह के मोशन करती है, एक स्पिन मोशन है और दूसरा जो पृथ्वी का ऑर्बिटल मोशन है। तो अभी जो हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो होता क्या है कि जब ये हमारा अर्थ का सरफेस है और अर्थ अपने एक्सिस पे 23 डिग्री झुकी हुई है, तो अब क्या होता है कि मान लीजिए ये जियो स्टेशनरी कोई ऑर्बिट है, पृथ्वी का जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है और यहां कोई सैटेलाइट है, यहां सैटेलाइट है, ठीक है। अब ये जो सैटेलाइट है, मैं कुछ अच्छा सा सैटेलाइट यहां ड्रॉ कर देता हूं ऐसे और ऐसे, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे, ताकि आपको सैटेलाइट लगे। इस तरह का एक सैटेलाइट है जो पृथ्वी का, और अब इसको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहते हैं? देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक
पूरा चक्कर जब वो स्पिन करती है, आपने ऑर्बिटल मोशन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, इस मोशन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, स्पिन मोशन के ऊपर बात करिए। पृथ्वी को आप ये जानते हैं कि पृथ्वी अपना एक पूरा अपनी ही धुरी पर स्पिन करने के लिए अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। एक्चुअली वो समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। एग्जैक्ट समय जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड, इतना वो समय है। लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स कैलकुलेट या मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स और फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। हमें हमारी कैलकुलेशन जो मैथमेटिक्स में है वो आसान उससे हो जाती हैं, तो इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स मान लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका घर यहाँ है, छोटा सा एक घर है आपका, हो सकता है किसी का बड़ा भी हो, ये किसी का एक घर है यहाँ। अब देखिए कि ये घर स्पिन करेगा, क्योंकि पृथ्वी स्पिन कर रही है, पृथ्वी के सरफेस पे हम रहते हैं, तो ये घर भी अपनी पोजीशन को बदलेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो होता क्या है कि ये उपग्रह है जो इस घर पे रहने वाले व्यक्ति को स्थिर प्रतीत होना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी, भू स्थिर। भू स्थिर का मतलब पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाला सैटेलाइट, है ना। या फिर इस सैटेलाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए तो ये हमें स्थिर दिखाई देना चाहिए घर, तो होना ये चाहिए। एक्चुअली में होता क्या होगा कि जब स्पिन करती होगी पृथ्वी, तो ये घर किसी समय स्पिन करते हुए इस सैटेलाइट से दूर चला जाता होगा, इस सैटेलाइट से ओझल हो जाता होगा। आप सोच के देखिए कि अगर पृथ्वी स्पिन करेगी तो ये घर कभी कभी स्पिन करता हुआ इसके ठीक पीछे भी चला जाएगा, तो इस सैटेलाइट की तो साइट से दूर हो जाएगा। इस सैटेलाइट तो सिग्नल नहीं भेज सकता। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे घरों पर डीटीएच लगा रहता है, हमारे घरों पर क्या लगा रहता है, डीटीएच लगा रहता है। अब ये डीटीएच सिग्नल रिसीव करता है इस सैटेलाइट से, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जैसे ही समय गुजरता है तो हमारे सैटेलाइट के सिग्नल वीक होते चले जाते हैं और अंत में हमें सिग्नल मिलने ही बंद हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। फिर इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि पृथ्वी स्पिन भी कर रही है और ये सैटेलाइट जो सिग्नल, जिसको हम ट्रांसमीटर कह सकते हैं एक तरह से, जो टीवी सिग्नल, रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करता हो, कम्युनिकेशन सिस्टम, जब आप कभी आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस सैटेलाइट से भेजा हुआ सिग्नल हमेशा हमारे घरों पे जो बनी हुई डिस्क है उस तक हमेशा हमें प्राप्त होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि समय गुजरने के साथ साथ जो डिस्क के सिग्नल्स हैं, जो रिसीवर हमारे घरों पे के ऊपर लगा है, जिसको हम डिस्क टीवी या डीटीएच कहते हैं, तो उससे सिग्नल रिसीविंग हमेशा जो सिग्नल की इंटेंसिटी है वो एक जैसी रहती है, बनस्पत की मौसम साफ रहे। चूंकि एक मौसम का फैक्टर अभी हम ओवरकम नहीं कर पाए हैं इस कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो अभी भी इफेक्ट करता है सिग्नल्स को। तो वैसा कोई इफेक्ट अगर नहीं है, मौसम से संबंधित कोई प्रभाव नहीं है, तो सिग्नल हमेशा हमारे घरों में इस सैटेलाइट से भेजे हुए सिग्नल, इस ट्रांसमीटर से भेजे हुए सिग्नल हमेशा हमारे घरों में उसी स्ट्रेंथ के साथ आते हैं और डीटीएच सिग्नल 24 घंटे हमारे घरों में उपस्थित रहते हैं। फिर ये कैसे हो? पृथ्वी स्पिन कर रही है, हम पृथ्वी के सरफेस पे रह रहे हैं। एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी स्पिन करेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो घर है वो भी स्पिन करता हुआ यहाँ पीछे की तरफ चला जाएगा, और पीछे की तरफ अगर चला जाएगा तो इस सैटेलाइट से ओझल हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि पृथ्वी तो ये काम कैसे करेगा, ये सिग्नल हमें हमेशा एक ही स्ट्रेंथ के मिलते कैसे रहते। तो होता ये है कि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर एक चक्कर, एक स्पिन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, 24 आवर्स। तो हम क्या करते हैं, इस सैटेलाइट का जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको भी उसी तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये भी इस पूरी अपनी ऑर्बिट को, यानी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय ले, 24 घंटे का समय ले। इसके एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से फिक्स करते हैं कि ये सैटेलाइट भी
अपना एक पूरा चक्कर लगाने में, पृथ्वी की चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय ले? 24 घंटे का समय ले। अब सोच के देखिए कि जब आपका घर यहाँ है, यहाँ इस पोजीशन पे है, पृथ्वी स्पिन कर रही है, यहाँ है तो सैटेलाइट यहाँ है। अब सोच के देखिए कि ये एक आधा चक्कर पूरा करके यहाँ पहुंच गया है, आपका घर यहाँ पहुंच गया है। ये अब सैटेलाइट भी ठीक आपके सामने है, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये। और अब भी आपको वही सिग्नल यहां से रिसीव हो रहे हैं, यानी यहां से एक पूरा आधा पूरा चक्कर करके आप यहां पहुंच गए हैं। यहां से जब पृथ्वी इस तरफ अगर मोशन कर रही है, मान लीजिए इस तरह से एंगुलर मोशन कर रही है, तो अगर यहां से यहां पहुंचा है आपकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सैटेलाइट, जब सैटेलाइट से आप देख रहे हैं, तो चूंकि हम पृथ्वी के फ्रेम में रहते तो वैसा हमें कुछ महसूस होता नहीं है, क्योंकि हमारे XYZ एक्सिस चेंज नहीं होते। तो पृथ्वी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखते हैं तो वैसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सैटेलाइट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब आप सैटेलाइट पे बैठकर सैटेलाइट से इस फिनोमिना को देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ स्पिन हो रही है, पृथ्वी भी स्पिन कर रही है, और साथ ही साथ ये जो सैटेलाइट है इसका भी ऑर्बिटल मोशन हो रहा है। पृथ्वी अपनी स्पिन कर रही है, लेकिन ये स्पिन नहीं कर रहा है, ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हुआ क्या कि आपका जो घर है वो पृथ्वी के स्पिन के कारण इस पोजीशन पे पहुंच गया है, और साथ ही साथ क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल मोशन का जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है इस सैटेलाइट का, जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह रहे हैं, इसका भी एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगा? 24 घंटे। तो ये भी साथ के साथ कहाँ पहुंच गया है? यहाँ पहुंच गया। अब भी डायरेक्टली आपको अपने घर में सिग्नल रिसीव होते रहेंगे। तो आपके लिए क्या है, जब आप पृथ्वी के फ्रेम से देखते हैं इस फिनोमिना को, तो आपको ये सैटेलाइट अगर आपकी साइट में है, जबकि साइट में ही होने चाहिए, आगे जीपीएस सिस्टम हम पढ़ेंगे तो सैटेलाइट साइट में ही होने चाहिए, तो आपको हमेशा ये सैटेलाइट कैसा महसूस होगा, कैसा दिखाई देगा? ये आपको स्थिर दिखाई देगा। आपके लिए अब भी यही है और आपके लिए अब भी यही है। और इसके बाद अगर पृथ्वी वापस अपने 24 घंटे का समय पूरा करके एक अपनी स्पिन पे एक पूरा चक्कर पूरा करके यहाँ से और वापस इस पोजीशन पे आते तो सैटेलाइट भी इसी पोजीशन पे आ जाता है। तो आपके लिए सैटेलाइट की पोजीशन कभी नहीं बदल रही, चूंकि आप पृथ्वी के फ्रेम में हैं। अगर आप सैटेलाइट के रेफरेंसेस फिनोमिना को देखेंगे तो आपको ये सब फिनोमिना, पृथ्वी का जो स्पिन है, पृथ्वी का जो ऑर्बिटल मोशन है, वो सब अगर अंतरिक्ष से आप इस बात फिनोमिना को देखेंगे तो वो आपको महसूस होगा। तो इस तरह से इस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। चूंकि ये सैटेलाइट भू स्थिर उपग्रह, भू यानी पृथ्वी से जो स्थिर दिखाई दे, ऐसे उपग्रह को हम भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। और इसके स्थिर दिखाई देने के पीछे जो रीजन है वो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ओके, अब दूसरी तरफ चलते हैं। अगला जो हमारे पास सैटेलाइट है वो है हमारे पास ये वाला सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ओके, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होते हैं? ये जो इंक्लाइंड ऑर्बिट है, ये जो इंक्लाइंड ऑर्बिट, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट ही है, लेकिन इक्वेटोरियल ऑर्बिट को आपने थोड़े से एंगल पे इंक्लाइंड कर दिया है। तो इस ऑर्बिट में, इंक्लाइंड ऑर्बिट में जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, उन उपग्रहों को, उन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। और तीसरी तरह के जो उपग्रह हैं वो है पोलर सैटेलाइट, जो पोलर ऑर्बिट में मोशन करते हैं, पोलर ऑर्बिट में मोशन करते हैं, वो कहलाते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर ऑर्बिट के बारे में पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी ऑर्बिट जो पृथ्वी के जो पोल हमने बांधे हुए हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चूंकि जब आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स में अगर आपको कहीं पढ़ने को मिले
तो आप ऐसा स्टडी वहाँ करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से बिहेव करती है। क्योंकि एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये है, ये शायद मैंने कभी आपके साथ क्लास में डिस्कस किया भी होगा, कि जो एक, अगर हम कोई भी बार मैग्नेट लें तो, क्योंकि आप ये जानते हैं कि बार मैग्नेट का दो एंड होते हैं, एक पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरे पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। तो बार मैग्नेट को आपने जब स्टडी किया होगा तो बार मैग्नेट को अगर हम किसी धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, फ्रीली आप उसे छोड़ दें किसी धागे में बांधकर, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, कभी भी वो ईस्ट वेस्ट नहीं ठहरती है। इस फिनोमिना को आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जरूर स्टडी किया होगा। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसके पीछे रीजन क्या है कि कोई भी बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में ही हमेशा ठहरती है, वो कभी भी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में नहीं ठहरती है। इसका रीजन क्या है? अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं, यहाँ ये ईस्ट, इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूं ईस्ट, ये डायरेक्शन मैं वेस्ट कंसीडर कर लूं, इस डायरेक्शन को मैं, चलिए मैं अभी नॉर्थ ही कंसीडर कर रहा हूं, और इसको मैं साउथ कंसीडर कर लूं। वैसे ये होता नहीं है, ये आइडियली ये साउथ होना चाहिए और ये नॉर्थ होना चाहिए। तो होता क्या है कि ये जो बार मैग्नेट है, अगर इसको आप किसी धागे में बांधकर यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है, ये कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं ठहरती। इसका रीजन ये है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह का है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और मैं फिर से ये एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ ये मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन है, ये मेरे पास वेस्ट डायरेक्शन है, और ये मेरे पास नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मेरे पास साउथ डायरेक्शन है, ये मेरे पास साउथ डायरेक्शन है यहाँ। तो इसका जो बिहेवियर है, अर्थ का जो बिहेवियर है, वो कुछ इस तरह का रहता है जैसे इसके अंदर, अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक रखा हुआ हो, बहुत बड़ा चुंबक रखा हो, जिसका जो साउथ पोल है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और जिसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ हो। यानी इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह से। इसके अंदर एक बहुत बड़ा, ये हाइपोथेटिकल आइडिया है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, केवल एक हाइपोथेटिकल आइडिया है कि ये परिकल्पना आप इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा एक चुंबक रखा हुआ है, जिसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, और जिसका जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। यानी ये चुंबक का एन ध्रुव हो गया, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव हो गया, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो गया, और जो नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव है चुंबक का, वो जो ज्योग्राफिकल, जो हमारी दिशाएं होती हैं, प्राकृतिक जो दिशाएं हमारे हमने निर्धारित की है, वो साउथ की तरफ होता है। यानी उत्तरी ध्रुव इस चुंबक का, कौन सी चुंबक है ये, जिसको माना गया है कि पृथ्वी के अंदर है। वो क्यों माना गया है? क्योंकि पृथ्वी का व्यवहार वैसा है, पृथ्वी के बिहेवियर का रिजल्ट है। ऐसा है या नहीं वो अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं है, लेकिन पृथ्वी के व्यवहार के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा एक चुंबक है, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के जो ज्योग्राफिकल साउथ है, यानी जो प्राकृतिक दिशा है, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा की ओर, और जिसका दक्षिण ध्रुव उत्तरी दिशा की ओर है। तो सपोज कीजिए आपने इस चुंबक को आपने स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ लटकाया। अब जाहिर सी बात है कि ये इस चुंबक से अट्रैक्ट करेगी, और आपको पता है कि अपोजिट जो पोल्स होते हैं या विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को आकर्षित करेगा, और नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करेगा। तो ये चुंबक घूमकर यहाँ मैं एक छोटी सी चुंबक बना देता हूँ, पता नहीं आपको दिखाई देगी या नहीं। यहाँ मैंने एक छोटी सी चुंबक बना दी जो पृथ्वी है। तो यहाँ
S आ जाता है और यहाँ इस चुंबक का N आ जाता है। यानी ये चुंबक घूमकर इस जो हाइपोथेटिकल चुंबक हमने पृथ्वी के अंदर बनाई है इसका साउथ पोल इस चुंबक के नॉर्थ पोल की तरफ, और जो छोटी चुंबक है उसका नॉर्थ पोल इस बड़ी चुंबक के साउथ पोल की तरफ आ जाता है। इसी कारण ये कभी भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में नहीं ठहर सकती, क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल का एग्जिस्टेंस नहीं माना गया है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो एग्जिस्टेंस है वो माना गया है केवल कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। ओके, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास पृथ्वी का S और ज्योग्राफिकल साउथ के पास पृथ्वी का N। तो इसी कारण से कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई चुंबक हमेशा साउथ और नॉर्थ पोल में ठहरती है। तो इस तरह से हम इस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये जो पृथ्वी के पोल्स हैं जिनको हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल कह रहे हैं, इन पोल्स के चारों तरफ का जो ऑर्बिट है जो पोल से पास हो, ऐसे ऑर्बिट को हम पोलर ऑर्बिट कहेंगे। और इन ऑर्बिट में जो सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर परिक्रमण करेंगे उनको हम पोलर सैटेलाइट कहेंगे, इनको हम पोलर सैटेलाइट कहेंगे। ओके, पोलर सैटेलाइट का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सैटेलाइट हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में एक से अधिक चाहिए होते हैं, क्योंकि एक रीजन जरूर ऐसा आएगा कि ये सैटेलाइट, क्योंकि पृथ्वी का जो एक्सिस पे रोटेशन है वो इस तरह है और सैटेलाइट का रोटेशन इस तरह से है। तो कुल मिला के कहने की बात है कि एक सैटेलाइट से रेगुलरली हम यहाँ किसी भी तरह का सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते, केवल एक सैटेलाइट की मदद से। ड्रॉबैक आगे हम पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो इस तरह से एक पोलर सैटेलाइट की हेल्प से हम किसी भी सिग्नल को रेगुलरली किसी भी रिसीवर तक नहीं पहुंचा सकते। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे। इस तरह की जो ऑर्बिट है इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से अर्थ के सेंटर से यहाँ इस सैटेलाइट की ये स्मॉल r अगर कंसीडर की है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैविंग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल टू द अर्थ, यानी अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है वो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के इक्वल होता है। इसी कारण हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ओके, अब इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, कितने हाइट पे होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, तो एक समरी भी हो जाएगी और एक डिफरेंस भी हो जाएगा। यानी अगर आपको केवल जियो स्टेशनरी के लिए लिखने को आएगा तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, जियो सिंक्रोनस के लिए लिखने को आएगा तो आपको ये भी कर सकते हैं, पोलर ऑर्बिट के लिए लिखने को आएगा तो आप वो भी कर सकते हैं, और तीनों में डिफरेंस आएगा वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सो लेट्स सी इट दिस, यहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम इन तीनों उपग्रहों में एक अंतर ढूंढ सकते हैं। ओके, लेट्स सी इट। थोड़ा सा एडजस्ट करना है। हाँ, यही देख लीजिए। देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यहाँ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ है पोलर सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। देखिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ऑर्बिट इन सर्कुलर पाथ, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटिंग पाथ रहेगा वो सर्कुलर रहेगा। जियो सिंक्रोनस का ऑर्बिटिंग जो पाथ रहेगा वो सर्कुलर नहीं होता है। और इसी तरह से जो ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट का जो सर्कुलर पाथ है या जो पाथ वो फॉलो करते हैं वो भी सर्कुलर नहीं होता है, क्योंकि इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए इसका पाथ सर्कुलर हो जाता है और वो अप्रोक्सीमेटली
ना तो ये जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, आप इसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट या इंक्लाइंड ऑर्बिट आप इसे कह सकते हैं। इंक्लाइंड ऑर्बिट में जो चक्कर लगाते हैं उन्हीं सैटेलाइट को हम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। तो इन सैटेलाइट को आप ये कह सकते हैं ये एक मीडियम पोजीशन है बिटवीन इक्वेटोरियल ऑर्बिट एंड पोलर ऑर्बिट। ये बीच वाली एक मध्यम अवस्था आप इसे कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में कि इंक्लाइनेशन टू इक्वेटर इज 0, यानी इनका जो इंक्लाइनेशन है इक्वेटर से वो 0, ठीक इक्वेटर जो पृथ्वी का इक्वेटर है उसके जो इंक्लाइनेशन है, एंगल जो इंक्लाइन करते हैं वो 0 है। इंक्लाइनेशन टू द इक्वेटर इज नॉट 0, चूंकि कुछ ना कुछ इक्वेटर से एंगल, अगर यहाँ एक इक्वेटर से गुजरती हुई लाइन में यहाँ बना दूं, यहाँ मैं बना दूं, तो यहाँ कोई ना कोई एंगल, ये मुझे कोई ना कोई एंगल जरूर मिल जाएगा। एंड इंक्लाइनेशन अबाउट पोलर सैटेलाइट इज इंक्लाइनेशन टू द इक्वेटर इज नॉट 0, इसका भी जो इंक्लाइनेशन है इक्वेटर से वो 0 है। चूंकि फिर से मैं एक लाइन यहाँ, चूंकि इक्वेटर वैसे तो कर्व्ड सरफेस होता है, लेकिन पृथ्वी का जो डायमीटर है वो इतना बड़ा है कि हम उसको स्ट्रेट ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से मैं एक लाइन बना दूं, तो ये देखिए, और यहाँ से एक लाइन खींच दूं तो यहाँ कोई ना कोई एंगल जरूर बनेगा। तो ये एंगल 0 नहीं होता फॉर पोलर सैटेलाइट। थर्ड पॉइंट ये है अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है सैटेलाइट की, जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ सरफेस, वो एग्जैक्टली इक्वल है टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हम, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में अच्छे पार्ट्स नहीं लगे हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो मैं बात आपको समझा रहा था कि जो हमारे घर में, मान लीजिए ये घर है आपका, और यहाँ से जो सिग्नल आपको रिसीव कर रहे हैं आप इस ट्रांसमीटर से, इस सैटेलाइट से, तो ये आपको रेगुलरली नहीं मिल पाएंगे। इसलिए एग्जैक्टली सेम रखना पड़ता है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के बारे में द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसके विषय में भी यही बात है। And about polar satellite, the angular velocity of the satellite is not equal to the angular velocity of Earth, क्योंकि यहाँ रिलेशन ही नहीं है। अर्थ इस तरह से रोटेट कर रही है, वो इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ सरफेस। ओके, आगे देख लेते हैं। ये देखिए, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ, तो जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है किसका, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट का, वो इक्वल है टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी 24 घंटे में अर्थ अपनी स्पिन पे एक पूरा चक्कर करती है और उतने ही समय में वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसी कारण वो जियो स्टेशनरी है। अबाउट सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पीरियड जो अर्थ का रिवोल्यूशन का पीरियड उतना ही होता है। पीरियड और अबाउट पोलर सैटेलाइट, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। यहाँ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, चूंकि एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी अलग ही होगा। अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दिस द फिफ्थ पॉइंट, द सैटेलाइट वुड अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम अर्थ। अर्थ से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो कैसा दिखाई देता है, स्टेशनरी दिखाई देता है, इसलिए तो उसका नाम जियो स्टेशनरी है, भू स्थिर दिखाई देता है। अबाउट जियो सिंक्रोनस, इट लुक्स ऑसिलेटिंग बट नॉट स्टेशनरी, तो ऑसिलेटिंग दिखाई देता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता हुआ दिखाई देता है। अबाउट पोलर सैटेलाइट, इट लुक्स ऑसिलेटिंग बट नॉट स्टेशनरी, ये भी ऑसिलेटिंग दिखाई देता है लेकिन स्टेशनरी दिखाई नहीं देता है। स्टेशनरी केवल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसके पीछे स्टेशनरी लगा है, वही केवल स्टेशनरी दिखाई देता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, नंबर 6 पॉइंट इज 20,000 to 36 किलोमीटर अवे
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। 20,000 से 36,000 किलोमीटर दूर रहता है ये पृथ्वी के पृष्ठ से, पृथ्वी के सरफेस से 20,000 से 36,000 किलोमीटर दूर रहता है। इसी के जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, सैटेलाइट है, ये भी लगभग इसी डिस्टेंस पे रहता है। और जो पोलर ऑर्बिट है ये केवल 500 to 800 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये डिफरेंसेस थे इन तीनों सैटेलाइट के बारे में, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट। यहाँ से आप इनमें डिफरेंस भी देख सकते हैं, और किसी एक के बारे में अगर आपको लिखने का आता है तो वहाँ से वो आप लिख भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, and meet you into the next one.